गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध के विषय में जानकारी ली थी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस विभाजन एल्गोरिथम में आपको कैसे भाग दिया जाता है उसकी एक विधि के रूप में बताया जाएगा। हालांकि पिछली कक्षाओं में बहुपदों में भाग विधि कैसे अपनाई जाती है उसके विषय में आप जानते हैं। उसी का यहाँ पर उपयोग किया गया है प्रश्नों को हल करने के लिए। साथ ही साथ विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है उसका एक छोटा सा प्रमेय दिया गया है। आप इसे ध्यान से समझेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं बहुपदों में विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय क्या है। जैसा कि आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, प्रमेय लिखा गया है। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, इसमें लिखा गया है यदि px और gx ऐसे दो बहुपद हैं जहां gx नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां rx इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर rx की घात gx की घात से कम हो सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखा गया है। अब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि एक बहुपद px दिया गया है और एक बहुपद gx दिया गया है। इस gx से इस px में इस प्रकार भाग दे सकते हैं कि हमें यह qx प्राप्त हो और यहाँ पर एक rx प्राप्त हो। जब पूरा भाग चला जाता है तो rx यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल शून्य होता है, और जब भाग नहीं जाता है तो हमें शून्य प्राप्त नहीं होता है। आइए इस विभाजन एल्गोरिथम के से संबंधित एक प्रश्न है, उस प्रश्न को भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या लिखा गया है? एक बहुपद 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि दो शून्यक कड़ी में 2 तथा कड़ी में 2 तथा ऋण कड़ी में 2 दिए गए हों तो ऐसी परिस्थिति में इसके बाकी के शून्य की ज्ञात कीजिए। इस बहुपद को देखने से स्पष्ट है कि यह 4 घात वाला बहुपद है, अर्थात इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 4 प्राप्त होगी। यहाँ पर इस प्रश्न में 2 शून्यक दे दिए गए हैं, अतः हमें सिर्फ और 2 शून्यकों की ही ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? स्पष्ट है, देखिए कड़ी में 2 और ऋण कड़ी में 2 इसके 2 शून्यक दिए गए हैं। जैसा कि आप लिखा है, चूंकि 2 शून्यक कड़ी में 2 और ऋण कड़ी में 2 दिए गए हैं, इसलिए x ऋण कड़ी में 2 यानी कि x ऋण कड़ी में 2 और x धन कड़ी में 2, इनका गुणनफल जो होगा, जो भी बहुपद आएगा वह इसका जो दिया गया बहुपद है उसका एक गुणनखंड होगा, निश्चित रूप से गुणनखंड होगा। और जब गुणनखंड होगा तो जब इसमें भाग दिया जाएगा इस बहुपद से तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, अर्थात उस परिस्थिति में rx का मान 0 प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, यदि यह इसके गुणनखंड, यदि इसके शून्यक है तो इससे प्राप्त जो बहुपद है उस बहुपद से इसमें भाग चला जाता है तो निश्चित रूप से यह बहुपद इसका गुणनखंड होगा, और यदि भाग नहीं जाता है तो गुणनखंड हमें पूरा का पूरा प्राप्त नहीं होगा। आइए देखते हैं, भाग देने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है, अब दिए गए बहुपद में x² माइनस 2 से भाग देने पर, ऐसे हम लोग भाग देते हुए चले आए हैं। आपकी यह पुरानी परिपाटी है, उसी के अनुसार यह भाग दिया गया है। देखते हैं, x² माइनस 2 से इसमें भाग दिया गया है। भाग देने का तरीका आप जानते हैं कि भाग देने के पहले जो दिए गए बहुपद हैं उनको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में, घातांकों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों को लिख लेते हैं तो उसके बाद
जिससे यानी कि जो भाजक होता है, भाजक में सबसे अधिकतम घात वाला पद हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर और उसका गुणांक हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर गुणांक है 1। जब हमें इसके गुणांक और इसके अधिकतम घात पता हो जाती है तो बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात यानी कि जो पहला पद होगा उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले इसी में इसके पहले पद से इसके पहले पद में हम भाग देने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कितनी बार आया हुआ है। तो आइए यहाँ पर हम इसको लिख करके भी देखते हैं कि 2 टू द पावर x पावर 4 में यदि हम x स्क्वायर से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, यानी कि इससे भाग देने के लिए हमें 2x स्क्वायर बार लेके जाना पड़ेगा इसे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x स्क्वायर। अब जो यहाँ पर 2x स्क्वायर में मिला हुआ है इस 2x स्क्वायर का एक बार पहले पद में गुणा करके जो ही घातांक आएगा उसके नीचे लिख देंगे और फिर जो बाकी का जो पद है उसमें गुणा करके उस घातांकों के अनुरूप उसके नीचे लिखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर में जब गुणा किया जाएगा तो निश्चित रूप से 2x पावर 4 ही आएगा और x पावर 4 का पद यदि यहाँ पर है तो इसी के नीचे हम ये वाला पद लिखेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर का x स्क्वायर में जब गुणा किया गया है तो 2x पावर 4 आया हुआ है। इसी प्रकार 2x स्क्वायर का जब हम 2 में जब गुणा करेंगे तो माइनस 2 में गुणा करना पड़ेगा तो -4x स्क्वायर आएगा। अब उसको x क्यूब के नीचे हम नहीं लिखेंगे, यदि x स्क्वायर का पद है तो उसी के नीचे लिखेंगे। तो -4x स्क्वायर का पद आएगा और x स्क्वायर के पद के नीचे उस x स्क्वायर के पद को हमने उसके गुणांकों में गुणा करने के साथ ही लिख दिया है। अब घटाने के लिए इनका चिन्ह हम परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पर पहले से प्लस था तो हमने माइनस कर दिया और यहाँ पर पहले से माइनस आया था तो हमने प्लस कर दिया। अब इस यहाँ पर जो मान आएगा वो भी एक घटते हुए क्रम में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले x पावर 4 का पद तो खत्म हो गया है, x क्यूब का पद आएगा तो -3x क्यूब लिखा हुआ यहाँ पर, तो वही उतर करके यहाँ पे आ जाएगा -3x क्यूब और प्लस यहाँ पर मिलेगा हमें -3x स्क्वायर और +4x स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा +x स्क्वायर। ये पद हमने लिख लिया, इनके नीचे कुछ नहीं लिखा गया है, इसको हम जस के तस ऐसे उतार लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया है -3x क्यूब। अब -3x क्यूब में यदि x स्क्वायर से भाग देते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितनी बार हम भाग लेकर के जा सकते हैं। आइए देखते हैं। -3x क्यूब में हम x स्क्वायर से जब भाग देते हैं तो -3x टाइम जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया है -3x। अब -3x में -3x से इन दोनों पदों में गुणा करने के बाद उनके घातांकों के अनुरूप यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले -3x का x स्क्वायर में जब गुणा किया जाएगा तो आएगा -3x स्क्वायर और जब -2 में जब गुणा किया जाएगा तो +6 आएगा। तो x के नीचे जो 6x है उसके नीचे हमने इसको लिख दिया +6x। अब इनको रख करके हमने इनके चिन्ह को बदल दिया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा और फिर जो बाकी बचा हुआ है उसको भी हम लोगों ने घटते हुए क्रम में घातांक घटते हुए क्रम में लिख दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 6x और 6x कट गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा हमें, -2 वैसे ही उतर आएगा। अब यहाँ पर मिला हुआ है x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर में इस x स्क्वायर से भाग देते हैं तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। x स्क्वायर में हमने x स्क्वायर से भाग दे दिया तो एक बार जाएगा और हमने इसको एक बार हम लेके गए हैं तो +1 टाइम आ गया है। अब +1 से इन दोनों में जो गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, हमने लिख दिया, चिन्हों को बदल करके घटा दिया, इस तरीके से कट गया, हमें मिल गया शेषफल 0। अर्थात यह जो बहुपद दिया गया दिए गए बहुपद को पूर्णतया विभाजित कर दे रहा है, इसलिए दिया गया इसलिए x स्क्वायर -2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, वह चीज यहाँ पे लिखा गया है। और जब गुणनखंड है तो उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2x to the power 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर +6x -2 इज इक्वल टू, जिससे भाग दिया गया ये gx हमारा है, जिससे भाग दिया गया gx है तो जाएगा gx और जितनी बार गया हुआ है यानी कि हो गया qx, तो जितनी बार ये गया हुआ तो ये हो जाएगा हमारा qx, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -3x और +r यहाँ पर चूंकि 0 है तो उसको नहीं लिखा गया, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए r समान 0 है। अब देखते हैं
कि जो गुणनखंड आया हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो दिए गए शून्य के अनुसार प्राप्त हुआ है। एक दूसरा बहुपद भी हमें प्राप्त हुआ है, उसका हमें गुणनखंड करके शून्य निकालने का प्रयास हम करेंगे। देखिए लिखा क्या गया है, अब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का गुणनखंडन करने पर गुणनखंड करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ मिला हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको 3x को दो भागों में से बांट दिया गया है कि इनका योगफल माइनस 3x के बराबर आए और इनका गुणनफल प्लस 1 के बराबर आए, तो 2 प्लस 2 के बराबर आए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 आया, इन दोनों में कॉमन लेकर के हमने 2x माइनस 1 प्राप्त कर लिया, इधर कॉमन लेकर के x माइनस 1 प्राप्त कर लिया। इस तरीके से यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि x इक्वल टू 1/2 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 1। इस तरीके से इसलिए इसके शून्य x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1 होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद के शून्य कड़ी में 2, ऋण कड़ी में 2, 1/2 तथा 1 है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, इस उदाहरण के माध्यम से हम आसानी से दिए गए बहुपदों का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस पर आधारित प्रदत्त कार्य आपको दिया जा रहा है, उसको हल करके व्हाट्सएप कर देंगे ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।